ये अब जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू अपने बहुत सारी चीज़ों को छुपा के नहीं रखती जैसे वो पहले रखती थी। अब ये पॉल हेमन का जो रिटर्न हुआ लेडीज़ एंड जेंटलमैन के साथ, बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू ने फुटेज ही रिलीज़ कर दी इसकी कि कैसे उस परफेक्ट मूवमेंट का पॉल हेमन वेट कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी बारी आई लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके वो आगे निकलते हैं। और तो और भाई सीएम पंक भी उसके बाद ही आए थे, तो यहाँ पे उनकी भी फुटेज डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ करी है। बिल्कुल सीएम पंक भी अपने हाथ में वो जो टेप वेप बांधते उसके साथ बिल्कुल रेडी थे, और जैसे ही उनका म्यूजिक बजा उसके बाद सीएम पंक की एंट्री हो गई। और मैं आपको बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर मैं 2018 की बात करूं ना, 17 की बात करूं, 19-20 की भी बात करूं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू 24 नामक एक डॉक्यूमेंट्री हुआ करती थी डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पर। वहां पर हम एक्साइटेड रहते थे कि बिहाइंड द सीन क्या होगा, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सोशल मीडिया पर भी रिलीज कर देते। तो ये थोड़ा अच्छा हो गया कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू को भी पता है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अपनी हमेशा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटेंशन बना के रखनी है, तो ऐसी कुछ एक्सक्लूसिव रेयर चीज़ें भी तुमको डालती रहनी पड़ेंगी। और वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 557 में एक बार फिर से आपका है बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत। और ज़ोरदार तरीके से स्वागत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ ही बहुत ज़ोरदार है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। रॉयल रंबल 2025 इंडियानापोलिस में जो होने वाला 1 फरवरी इसकी डेट होगी। भाई जिस तरीके के नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ रही है ना, वो इनसेन है। मतलब मैं उस 18, 19, 20 वाले साल को याद कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के, जब 5-5, 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार टिकट्स भी रॉकी बिकी हैं। यहाँ रॉयल रंबल की इन्होंने जो टिकट्स अवेलेबल करी हैं वो अभी 50,000 हैं, और उसमें से 45,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान पॉसिबली ये भी है कि इसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू 70,000 तक का भी जो मार्क है उस तक इसको लेके जा सकती है। और सबसे ज़्यादा क्रेजी बात इसमें, अगर आप नंबर्स देख रहे हो ना कि चलो इतने नंबर हैं, इसकी जो टिकट्स के प्राइस हैं वो इतने हाई हैं कि उस रेट पर भी बेचने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू इतने सारे नंबर्स अपने बिकवा पा रही, अपनी टिकट्स बिकवा पा रही। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे ख्याल से लोगों को ऑलरेडी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है। सोच रहे हो रॉयल रंबल में जॉन सीना, पॉसिबली द रॉक, रोमन रेंज, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, ये मतलब कोई बड़ा नाम मैंने मिस कर दिया तो उसको माफ़ कर देना, लेकिन सोच रहे हो किस बड़े बड़े लेवल का रॉयल रंबल का जो स्टेज है वो सजने वाला है। मैं बोल रहा हूँ 2025 की शुरुआत तो बस हो, अभी से आप फील कर सकते हो। इवन इसको 2025 में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा क्रेजी है कि रॉयल रंबल में इतने सारे लोग अटेंड करेंगे और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ब्लॉकबस्टर तो बनाएंगी। देखो हमेशा हम इस बारे में बात करते हैं कि कोई सुपरस्टार अगर एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहा है तो उसका वो ज्यादा फायदा है, डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑल एलीट रेसलिंग में जा रहा है तो बस कहते हैं कि शायद क्रिएटिव फ्रीडम उसको मिल रही है। बाकी हम ज्यादा ऐसे कोई अच्छी चीजें या बुरी चीजें बहुत पिक नहीं करते, बस थोड़ा बहुत पैसों को लेकर बात हो जाती है। लेकिन वो भी एक एडब्ल्यू जो है इक्वली ऑफर कर ही देती है डब्ल्यूडब्ल्यू के बराबर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और ये इनसाइड सोर्सेज से आई है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे सुपरस्टार्स ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में रहना प्रेफर करते हैं। और रीजन ये है कि क्योंकि आपको पता है ये डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोफेशनल रेसलिंग, ऑल एलीट रेसलिंग के जो शोज हैं वो डिफरेंट सिटीज के अंदर होते हैं। तो एक चीज जो एडब्ल्यू कंपनी ऑफर करती है और डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफर नहीं करती, वो है कंपनी जो है एडब्ल्यू फ्लाइट्स के साथ साथ होटल, सारा मतलब पूरा खर्चा पानी वो एक सुपरस्टार का उठाती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वैसा नहीं करती। बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं मतलब कवर करती है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन उतना नहीं जितना ऑल एलीट रेसलिंग करती है। तो ये भी एक रीजन बनाता है कि इस वजह से जो सुपरस्टार्स हैं कई बार वो एडब्ल्यू में जाना भी प्रेफर करते हैं। ये फाइटफुल की तरफ से आई है बात, तो ये मतलब इस बारे में कभी कोई बोलेगा भी नहीं वैसे, क्योंकि अगर कोई सोचे रीजन ये दे तो फिर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि मैं एडब्ल्यू में इसलिए गया हूं क्योंकि मेरा खर्चा पानी वो देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली फिर लोग बोलेंगे भाई क्या पागल है, तो पैसों के लिए चला गया, फिर लोग उसके पीछे इतना इन्वेस्टेड नहीं होंगे, तो शायद इसलिए बात बाहर नहीं आती। बट वैलिड रीजन तो है भाई, इवेंचुअली सारी बात आती तो पैसों पे ही है। तो वहां पे थोड़ा एडब्ल्यू का ये एक बोनस है जो कि एडब्ल्यू के सुपरस्टार्स को फिर मिल पाता है। ऐसा फील होने लग गया है कि स्टेफनी मैकमैन बहुत जल्दी किसी एक रोल पर लैंड होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ, क्योंकि अभी पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को रिपोर्ट किया कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू का हेडक्वार्टर्स है स्टैमफोर्ड में, वहां पे स्टेफनी मैकमैन आई थी और शायद ये उनको आगे लेके जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के एक पॉसिबल रोल की तरफ में। और अब मुझे लगता नहीं है कि वो इतना ज्यादा इस बात पे आने वाला है ऑन स्क्रीन रोल क्या होगा, क्योंकि वो चीज तब चलती थी जब अथॉरिटी फिगर वाली बात थी। और स्टेफनी मैकमैन कितना इरिटेट करती थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब वो रोमन रेंज को जो थप्पड़ उन्होंने मारे थे, मतलब वो सेगमेंट में क्या हो रहा है, मतलब ऐसा गुस्सा सा भी आया था भाई स्टेफनी मैकमैन। और तब तो आता ही था भाई कि क्योंकि हमको उस हिसाब से चीजें चाहिए होती थी उस टाइम पे जैसे हम देखना चाहते हैं। तो स्टेफनी मैकमैन गुस्सा दिलाने में तो थी, बट आई थिंक अब उनका ज्यादा जो रोल है वो थोड़ा प्रोफेशनल रहेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको जब भी सिक्योर करती, क्योंकि ट्रिपल एच लेके तो आके रहेंगे स्टेफनी मैकमैन को, इस बात में कोई भी शक नहीं, क्योंकि फिर पति पत्नी दोनों साथ में भी चलेंगे तो उनका वैसे भी फिर साथ में टहलना घूमना फिरना सब हो जाता है। कल मैंने आपको वीडियो में एक फोटो दिखाई
दिखाई थी और उस फोटो में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ मेरी तरफ से ही हुई है, जबकि मामला पूरा अलग है। मैंने कल आपके साथ फोटो शेयर करी थी जिसमें आपको बता रहा था कि जो पॉल हेमन है वो हक कर रहे हैं रोमन रेंस को और जिमी ऊसो को, बट वहां पे वो रोमन रेंस नहीं है, वो जे और जिमी ऊसो हैं। बिल्कुल साइड एंगल से तो भाई वो रोमन रेंस ही लग रहे थे, बल्कि एक्चुअल में कहानी ये है कि भले ही रोमन रेंस के लिए लेके आए हैं सीएम पंक, ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने पीछे से अपने पर एक्नॉलेज भी किया था एज हिज ट्राइबल चीफ, लेकिन कहानी वैसे कुछ और है भाई। रोमन रेंस बिल्कुल अलग जा रहे थे पॉल हेमन से। अब जो फुटेज रिलीज हुई है यहाँ पे वो सबसे मिल लिए, सिर्फ रोमन रेंस से ही नहीं मिले। और अगर आपके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है जानने के लिए, तो भाई जब वॉकआउट किया सीएम पंक ने तो उनके साथ पॉल हेमन थे, रोमन रेंस के साथ नहीं थे पॉल हेमन, वो सीएम पंक के साथ थे। अब देखो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहली चीज जिस तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है कि भाई पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ होते हुए भी साथ नहीं है, इसको मैंने रील और शॉर्ट में भी बताया था। लेकिन फिर शायद इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे स्टोरी लाइन का वेट कर रही है, ये नहीं कि बस वो ऐसे ही किसी ऐसे चिंदी से मूवमेंट में जहां पे किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा वो एकदम से रोमन एंड पॉल हेमन को दिखा दे। शायद एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रही है। और मेरी ये अजीब सी थिंकिंग भी है इसको लेके कि शायद इसी वजह से पॉल हेमन एप्रन के पीछे भी खड़े थे, क्योंकि वो रिंग में आ जाते तो शायद उनको ज्यादा इंटरेक्ट करना ही पड़ता, तो उनके लिए वो सेफ था कि वो थोड़ा सा पीछे खड़े रहें और अभी और वेट करवाएं फैंस को कि किस तरीके से पॉल हेमन इन चीज़ों को देखते हैं। बट क्लियर यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि शायद पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच में कुछ तगड़ी वाली खिचड़ी और कहानी तो पक रही है। इतना भी आपके लिए काफ़ी नहीं है तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखो सीएम पंक की इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आई है, इस पोस्ट में आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल ईविल वाली स्माइल जो पॉल हेमन के चेहरे पर वैसे भी होती है वो है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो सीएम पंक, आई थिंक ये अंडरटेकर के साथ जब उनकी फ्यूड थी तब का मुझे कुछ ऐसा मामला और सीन याद आ रहा है। साथ में उन्होंने पॉल हेमन को टैग भी किया हुआ है। तो इतना तो क्लियर है यहाँ से, जितना पॉल हेमन के वापस आने के बाद कहानी दिख रही है, फील ऐसा हो रहा है कि ये बंदा शायद जान छिड़कने के लिए रोमन रेंस के ऊपर नहीं, इस बार सीएम पंक के ऊपर तैयार है। तो ये अब एक अलग ही जो डायनामिक है स्टोरी लाइन का वो खुला है। अभी बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये लग रहा होगा, शायद आपको भी लग रहा होगा कि वॉर गेम्स मैच में सिर्फ एक फिफ्थ मेंबर की तरह ही तो सीएम पंक आए हैं, लेकिन भाई कहानी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि अब यहाँ पे पॉल हेमन कॉमन बंदा है और उसके दो बंदे, उसके जो क्लाइंट, उसके स्पेशल काउंसिल, जो भी आपको बोलना है, वो सीएम पंक एंड रोमन रेंस, जो अपने आप में बहुत बड़ा नेम है। फिर बाकी मैंने पिछली वीडियो में तो डिस्कस किया था कि कैसे इस पूरे स्टोरी लाइन एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करने वाली है नेक्स्ट उस बड़े मैच के लिए जो कि सीएम पंक और रोमन रेंस का है। एक्साइटमेंट तो भाई फुल है इसमें, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। पॉल हेमन इन्वॉल्व है तो फिर आप सोच लो, वो तो कलाकार आप ही अपना दिमाग कितना ही चला देगा। मैं हमेशा बोलते नहीं रहता कि ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ भी बोल लो, तुम्हें लगे ऐसा होगा वैसा होगा, एंड में आके कुछ अलग ही हो जाता है। भले ही बहुत सारे आइडियाज में से वो एक होता है, लेकिन फिर भी काफी यूनिक ही लगता है वो हमेशा। बहुत ऑब्वियस चीजें होती है ब्लड लाइन की स्टोरी में, ये बात हमको बोलने की बार बार जो मौका है वो मिलता नहीं है। और जे ऊसो जो बंदा खुद ब्लड लाइन की स्टोरी का है, उसने ही इनडायरेक्टली बता दिया कि उसको भी खुद नहीं पता होता कि क्या चलने वाला है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिमी ऊसो वापस आ गया है, हम लोगों को साथ में इतने टाइम से रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वो चीज मैं दोबारा से कर सकता हूं। और कहते हैं कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी है, बोलते बोलते वो कहते हैं कि नो वन नोज आगे क्या होने वाला है। हम जब भी किसी मूवमेंट पे होते हैं हम पिवट कर सकते हैं, हम चेंजेस वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन जो भी है मजा बहुत आता है इस पूरी राइड में। ऐसा जे ऊसो से किसी ने पूछा नहीं सामने से, वो उनके खुद अंदर से थॉट निकल के आया। तो सोचो जे ऊसो भी आज शो में जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये होगा, लेकिन फिर कुछ और ही हो जाता है। ये चीज वैसे विंस मैकमैन के टाइम पे भी होती थी, लेकिन ऑपोजिट है इस बार मामला, क्योंकि तब वो लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता था। अब ये है कि जो वो कर रहे हैं उससे वो कुछ बेटर निकाल के आते हैं। और क्योंकि सुपरस्टार्स को फ्रीडम भी है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक लंबा सा फर्रा पकड़ा दिया और वो तुम्हें रट के जाना है। तो वो थोड़ी सी अब जो कंफर्टेबल है सुपरस्टार्स के लिए भी मामला है। तो अब कहानी यही है भाई, जब जे ऊसो को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो फिर हम तो क्या ही कितना दिमाग लगा लें। एक फोटो ब्रॉन्सन रीड ने पोस्ट करी है, और पहले तो मुझे टाइम लग गया इसको थोड़ा सा समझने में, लेकिन यहाँ पे सोलो करके लिख रहे हैं ब्रॉन्सन रीड। और साथ में आप ये भी देख सकते हो जो ब्लड लाइन की उंगली है वो भी लगी हुई है यहाँ पर, पीछे नंबर प्लेट सुनामी वगैरह भी है। मुझे तो लग रहा है ब्रॉन्सन रीड इतने ज्यादा रंग में रंग गए हैं सोलो सिकोवा के कि कहीं उनकी ब्लड लाइन को परमानेंटली ही वो ज्वाइन ना कर लें, क्योंकि लॉयल्टी तो काफी नजर आ रही है। बट आई थिंक वॉर गेम्स में एक स्पॉट बना सकते हैं वो, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड शायद बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को ऐसे कि भाई मैं तो पूरा लॉयल हूँ, क्या पता कुछ पंगा करते हैं वो, क्योंकि उनको तो सिर्फ ज्यादा मतलब है नहीं इस ब्लड लाइन से, उनका तो सेथ रॉलिन्स से अगर है तो पता नहीं। लेकिन मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर थोड़ा ब्रॉन्सन रीड टिक जाता है तो बुरा नहीं है, इसमें कोई वैसा आइडिया अच्छा ही है। बट फिर वही है कि इंडिविजुअली भी तो बंदा सही कर रहा है, तो इतनी क्या ही जरूरत है। भाई साहब दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जैसा जेड कारगिल के साथ हुआ है। ज्यादा कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं, मुंह से बोल के आपको सीधा ये ट्वीट ही दिखा देता हूं इन इंजरीज की लिस्ट को, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे मेडिकली बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें पता हैं, लेकिन फिर भी इतना कैसे किसी को मारा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रूज्ड किडनी, भाई किडनी में भी उनके
लग गई है, MCL में राइट नी में प्रॉब्लम आ गई है, फेशियल लेसरेशन हो गया है, मतलब कि उधड़ गया फुधड़ गया, ऐसे करके उन्होंने भाई पूरी लिस्ट ही निकाल दिया। भाई मारा है कि क्या किया जेड कारगिल को। वो फिर ऐसी सिचुएशन WWE मतलब इनसे हम यही मान सकते हैं WWE सिचुएशन को बहुत एक्सट्रीम दिखा रही है कि पता नहीं क्या हो गया है जेड कारगिल के साथ। और इस समय बहुत बड़ी मिस्ट्री भी बनी हुई है कि जेड कारगिल को इस तरीके से मारा किसने है। लोग कह रहे हैं नेओमी ने मारा, कोई कह रहा बियांका ब्लेयर ने मारा, कोई कह रहा बेली ने मारा। बट ये WWE ने स्पॉट तो अच्छा बना दिया, क्योंकि जेड कारगिल का मोमेंटम बहुत गड़बड़ा रहा था उनके जब वो आई थी तब से। अगर मैं अब देखूंगा ऐसा लगेगा तो जेड कारगिल कुछ है भी, लेकिन शायद यहाँ से उस स्पॉट पे दोबारा से जा सकते हैं जब जेड कारगिल WWE में आई थी। सबसे पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ भी बात इसके बारे में बोलूं, जब भी मैं आपको कहता हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको कुछ भी बताऊं तो सिर्फ उसको एक स्पेकुलेशन की तरह ही लेना, जब तक मैं ये ना बोलूं कि वो रिपोर्ट है। क्योंकि जब तक ब्रॉक लेसनर आ नहीं जाते तब तक हम किसी भी चीजों को लेके कुछ कंफर्म करके बोल नहीं सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और कहानी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक वर्सेस रोमन रेंस के एक एंगल की। अब आपको मुझे पता है ये जो रिसेंट टाइम में अपने स्टोरी हमने देखी अभी स्मैकडाउन में, उससे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी टेंशन है रोमन रेंस एंड CM पंक के बीच में, जहां पे पॉल हेमन के क्लाइंट मतलब पॉल हेमन के मैनेजर, उल्टा बोल दिया मैंने, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी वो बंदा है जो कि बहुत टाइम से पॉल हेमन के अंडर रहा है। तो इन फ्यूचर WWE यहां से कहानी बना सकते। कुछ वाइल्ड स्पेकुलेशन है कि क्या पता है वॉर गेम्स में भी हो सकता है अगर ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, क्योंकि WWE के पास यहां से एक नया ही स्कोप बन चुका है। एक बहुत तगड़ी, मैं कह सकता हूं WWE की शायद हिस्ट्री की टॉप 5 या टॉप 10 स्टोरी लाइन बनाने का मौका है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो द बिजनेस। क्योंकि जब ये दोनों चीजें सेम टाइम पे लैंड करती है तो WWE के लिए उससे बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती, और वो चीज रॉक करके लेके आते हैं, इसलिए रॉक को इतना हाईली रेट भी किया जाता है। तो सोचो स्टोरी लाइन ऐसी जहां पे पॉल हेमन है कॉमन बंदा और इसको उसके जो तीनों क्लाइंट्स हैं वो अब आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पे पॉल हेमन के बीच में बिल्कुल रस्सा कसी में फंसे हुए हैं, किसकी तरफ जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि अब जो ये CM पंक और रोमन रेंस वाला एंगल हुआ है, इसके बाद से इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा रियल फील होती है अगर ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने WWE में स्मार्ट लोग बैठे हैं, जब ब्रॉक लेसनर आएंगे या अगर ब्रॉक लेसनर आएंगे, अभी तो हम इसको इसी टर्म के साथ बोलेंगे, तो ये वो मैच है, ये वो फ्यूड है, ये वो स्टोरी लाइन है, ये वो सिनेमा है जिसको WWE बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली। और सोचो यार, यूजुअली हम ऐसा मानते हैं ना कि यार ये बंदा है यार इसके साथ ही बढ़िया लगता है। मेरा दिमाग सही में सोच नहीं पा रहा कि अगर मैं किसी एक बंदे को पिक करूं ना कि पॉल हेमन सबसे बढ़िया किसके साथ दिखा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा पिक। भाई वो CM पंक का टाइम वो बिल्कुल अलग था, ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर को जिस तरीके से और ज्यादा निखार के लेके आए हैं वो पॉल हेमन ही था। और रोमन रेंस को तो आप पूरे करता धरता ही बोल सकते हो, ट्रैवल चीफ वाले कैरेक्टर के बाद आने से हुआ है, तो कि आने के बाद हुआ है। तो सोचो यार यहाँ पे पिक करना ही कितना मुश्किल है, और ये नाम भी किस लेवल के हैं। ज्यादा हाई पे एक्साइटेड मैं आपको करूंगा नहीं, क्योंकि ये तो तब की बात है जब ये चीज एक्चुअल में स्टोरी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन वो भी है ना, CM पंक और रोमन रेंस का भी कहाँ ही सोचा था हमने। तो ये क्रेजी आइडिया है जिसके साथ WWE जा सकते हैं। पागल हो जाएंगे फैंस अगर ये स्टोरी लाइन WWE ने दिखा दी तो। रोमन रेंस एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि WWE की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है, और वो है अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करते रहते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्कस हो रहा है रोमन रेंस का WWE के साथ, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब तक किसी भी WWE सुपरस्टार का हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट सैलरी या हाईएस्ट बिगेस्ट चेक की मैं बात कर रहा हूं। और ये WWE नेगोशिएट करना रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं। 2025 में ये जो डील है शायद ये इसको फाइनलाइज कर लेंगे। 2022 में लास्ट टाइम उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया था, और उसके बाद से अब ये नेक्स्ट जो डेट है वो आने वाली है। पता नहीं भाई कितने पैसों का है, कितने सालों का होने वाला, बहुत डिटेल्स आती नहीं है इतने बड़े सुपरस्टार्स की, लेकिन पैसा तो भाई बहुत मोटा होगा। मैंने आपको बताया था अब तक हाईएस्ट, रील में जाके देखना, नहीं बताऊंगा भाई, सारे शॉर्ट्स पे जाके देखना या इंस्टाग्राम पे जाके देखना, वो पता चल जाएगा हाईएस्ट पेड सुपरस्टार अब तक का कौन रहा है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।